नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में जो है कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान पहला पाठ है विविधता की समझ। तो हम शुरू कर देते हैं बाय स्टडी विथ निधि मैम एनसीईआरटी क्लासेस। ठीक है, विविधता की समझ। इसमें हम बात करेंगे विविधता की समझ। पहले हम बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी हर कोई बोलता है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। वाई, क्यों? इसलिए क्योंकि जो एनसीईआरटी होती है ना, वो हमारा बेस तैयार करती है। ठीक है, हमें जो एक समझ होनी चाहिए वो हमें एनसीईआरटी देती है। इसलिए हर कोई बोलता है कि आप एनसीईआरटी फॉलो करिए, एनसीईआरटी पढ़िए। छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें सिखा दी जाती हैं। तो आइए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, पहले है कि हम विविधता को कैसे समझें। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती हैं। ठीक है, करीब 200 वर्ष पहले जब हमारे जीवन में हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग यात्राएं करते थे। इसका मुख्यतः कारण ये होता था कि लोग रहने के लिए, ठीक है, अच्छी ज़मीन की खोज में, युद्ध के कारण, या रहने के लिए अच्छी ज़मीन के लिए अगर उनके ज़मीन में सूखे पड़ गए तो अपने जैसे भरण पोषण अपना करने के लिए, या फिर व्यापार के संबंध में वो यात्राएं करते थे। ट्रेड की बात करें तो हम हड़प्पा सभ्यता में भी देख सकते हैं कि वहाँ भी हमें ट्रेड के लिए चीज़ें मिलती हैं, जैसे मिली जुली सभ्यताएं, हड़प्पा की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, कुछ ना कुछ चीज़ें सिमिलर रही हैं। क्यों? क्योंकि लोग एक जगह से दूसरे जगह आते जाते थे, उनके वस्तुओं का, सेवाओं का आदान प्रदान होता था। ठीक है, भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? मैंने बताया ना कि जो यात्राएं हैं, दूसरे जगह से लोग यहाँ आए, यहाँ के लोग दूसरी जगह गए, तो कुछ चीज़ें वो अपनी करते थे, कुछ चीज़ें सामने वाले की अपना लेते थे, कुछ वो अपने ही ढर्रे पे ही चलते थे। इसलिए भारत में जो इतनी विविधता है वो आई। भारत का संविधान है वो मुख्य रूप से उसमें कई बातें शामिल की गई हैं, जिसमें से है समानता और धर्मनिरपेक्षता। ऐसा इसलिए कि भारत में एक ही जाति या एक ही धर्म के लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जाति, विभिन्न प्रकार के धर्म, अनेक प्रकार के भाषाएं, अनेक प्रकार के भोजन करने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो हम इसका देख सकते हैं हमारे भारत के संविधान के प्रस्तावना में भी समानता और धर्मनिरपेक्षता का एक झलक देखने को मिलता है, और प्रस्तावना में ही हमारी अखंडता की बात की गई है। भारतीय संविधान में एक क्वेश्चन है, देखिए, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में स्पष्ट व समानता व धर्मनिरपेक्ष को क्यों प्रमुखता के साथ शामिल किया गया? ऑप्शन ए, जातिगत विविधता के कारण, ऑप्शन बी, धार्मिक विविधता के कारण, ऑप्शन सी, भाषाई विविधता के कारण, या ऑप्शन डी, विविधता के कारण। तो मैंने बताया ना कि हमारे जो हमारा भारत है, उसमें कई जातिगत विविधता है, धार्मिक विविधता है, भाषाई विविधता है। तो उसका पूरे का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विविधता के कारण। और एक एग्जाम्पल देते हैं। पहले के टाइम में क्या था कि आप जिस जाति में पैदा हो गए, आप वही काम कर सकते थे। देखिए, यह लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार की होती थी, और बस आप वही कार्य कर सकते थे। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुए तो आप कुम्हार ही कहलाएंगे, और आपको सिर्फ घड़े बनाने का कार्य करने को ही दिया जाएगा। आप दूसरे कार्य भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये चीज़ें रही हैं। और आपका मन है कि नहीं, हम आर्टिस्ट बने, अच्छे आर्टिस्ट बने, डांसर बने, या टीचर बने, ठीक है, शिक्षक बने, या फिर
कुछ अलग तरीके की चीज़ करें तो नहीं, आप उसके लिए बाध्य हैं, आप ये कार्य नहीं कर सकते थे। आप सिर्फ अपने जाति के अकॉर्डिंग कार्य कर सकते थे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपने पेशा भी नहीं बदल सकता था। मैंने बताया ना कि आपकी जो जाति है, आप अपना पेशा भी नहीं बदल सकते थे। लेकिन गहराई से सोचे तो हम एक ही, अब देखिए कार्य करने की बात कर रहे हैं, कार्य करने की बात इसलिए कर रहे हैं, अब ऐसे देखिए कि जो हमारा हिंदू धर्म में जो समाज को जो वर्गीकृत किया गया है, जो उसको बांटा गया है, उसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उनके जो कार्य हैं वो भी निर्धारित कर दिए गए हैं, उनकी क्राइटेरिया भी निर्धारित कर दी गई है कि आपको क्या कार्य करने हैं, क्या नहीं कार्य करने। आइए इस पे भी डिस्कशन उस पर भी डिस्कशन करते हैं। जैसा ब्राह्मण है तो उनका क्या कार्य है? ब्राह्मण का कार्य है कि आप पूजा पाठ की पद्धति करेंगे, आप शिक्षा दीक्षा का कार्य करेंगे। क्षत्रिय हैं तो आप योद्धा का कार्य करेंगे, आप राज करने का कार्य करेंगे, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। और फिर वैश्य हैं तो आपको व्यापार का कार्य करना है, आप व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे। और जो शूद्र हैं वो इन सभी लोगों की सेवा करेंगे, ठीक है, वो सर्वेंट के तौर पे। लेकिन एक बात अगर हम गहराई से सोचें, और ये श्रेणी सिर्फ ये हिंदू धर्म में नहीं, ये कास्ट सिस्टम जो है इसी में नहीं बांटा, ये हर एक धर्म में बांटे गए हैं। अब यहाँ धर्म की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बोला ना कि हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, बस करने का तरीका अलग अलग होता है। तो देखिए जैसे हिंदू धर्म में हो गया और इस्लाम धर्म में, जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो रमज़ान के महीने में व्रत करते हैं, ठीक है, उनको रोज़ा बोला जाता है, वो रोज़ा रखते हैं। और जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो नवरात्रों के दिनों में, जब नवरात्रि चलती है ना, उस टाइम वो 9 दिन के व्रत करते हैं। कर दोनों व्रत रहे हैं, अब वो अपने अल्लाह की पूजा कर रहे हैं तो ये अपने ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, कर दोनों व्रत रहे हैं, भगवान वर्शिप, अब मतलब उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं। कर दोनों एक ही तरीके की चीज़ कर रहे हैं, लेकिन करने का तरीका अलग है, लक्ष्य एक ही है कि हमें क्यों करना है, ठीक है, लक्ष्य एक ही है, बस ये है कि तरीका अलग अलग है करने का। कर हम सेम चीज़ें रहे हैं। अब आगे देखते हैं, करीब 200 सवा 200 वर्ष पहले मैंने ये आपकी चीज़ें बताई, मैंने आपको ये बता ही दिया है कि व्यापार के लिए, खेती के लिए, बसने के लिए, सूखे और अकाल के कारण, काम की तलाश में और युद्ध के कारण भी लोग यात्राएं करते थे। मैंने आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का भी एग्जाम्पल दे दिया। बंटवारा ये देखिए, ये मैंने दिया है ये चाय की, देखिए चाय की दुकान है, जैसे हम आम भाषा में चाय की टपरी बोलते हैं। इसमें है ना मेरा भारत महान, देखिए इसमें आप 2-3 धर्म के लोगों को देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ठीक है। तो आए हैं 3 लोग चाय पीने के लिए, लेकिन चाय पीने का तरीका भी हमारा अलग अलग होता है। क्यों? किसी को चाय कुल्हड़ में लेके पीना पसंद होता है, किसी को कुल्हड़ वाली चाय पसंद आती है, किसी को कप प्लेट में चाय पसंद आती है, किसी को कटोरे में चाय पीना पसंद होता है, और किसी को कांच के गिलास में पीना पसंद होता है। पी वो चाय ही रहे हैं, कंज्यूम और चाय ही कर रहे हैं, लेकिन करने का तरीका उनका अलग है, ठीक है। और हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे भौगोलिक तौर पे भी हमारी चीज़ें भिन्न होती हैं। ऐसा क्यों? अगर हम शहर में रहते हैं, शहर और गांव की ही बात कर लें, अगर हम शहर में रहते हैं तो हम फुल इंडिपेंडेंट किस पे रहते हैं? मार्केट पे। अगर हम गांव में रहते हैं तो हम अपने एग्रीकल्चर पे इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर पहाड़ी इलाकों और जैसे देखिए अगर पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ की खान पान, रहन सहन अलग होता है, ठीक है। तो आइए कुछ उदाहरण हैं, हम उनको देखते हैं।
हम इतिहास से भी पता कर सकते हैं कि लोग कैसे कैसे एक दूसरे के साथ मिले और अपनी संस्कृति उनकी अलग हुई। ठीक है, भौगोलिक स्थितियों से इस प्रकार सामंजस्य बैठता है, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। भौगोलिक कारण मैं बताया, उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने और पहाड़ियों इलाकों में रहने वाला बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े, खान पान की आदतें और आदतों में फ़र्क है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों में उनको फ़र्क देखने को मिलेगा। उनके काम करने का तरीका अलग रहेगा, वे भी अलग होंगे। शहर में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। इसलिए कि शहर के में लोग बिरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर निर्भर करते हैं। मैंने बताया आपको। आइए हम एग्जाम्पल अब देख लेते हैं केरल और लद्दाख का। केरल के उदाहरण के जरिए और लद्दाख के उदाहरण के जरिए मैं क्षेत्र विविधता को आपको बताऊंगी। अब आइए देखते हैं। आपको एक वर्क मैं दे रही हूँ, उसको आप कर लीजिएगा। एटलस में, जो एटलस है भारत का नक्शा, देखिएगा, उसमें ढूंढिएगा कि दोनों क्षेत्र लद्दाख और केरल कहाँ पर हैं। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करती है। आप इसको ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। ये आपका असाइनमेंट के तौर पे कार्य है, ठीक है। अब केरल की बात करें तो केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये केरल की भौगोलिक स्थिति है। पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना। क्यों? मसालों के कारण। हम जानते हैं कि जो भारत की स्पाइस है, जो भारत के मसाले हैं, दुनिया भर में फेमस हैं और स्पाइस के ही कारण यहाँ सबसे ज़्यादा व्यापार के लिए लोग आए। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। किसे? भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे जाता है? संत थॉमस को जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। किसने लिखा? जो यात्रा वृत्तांत जो लिखते थे उसमें लिखा गया। और जो केरल में है, मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक थी। और देखते हैं आगे की स्लाइड। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचते तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। जब वास्को डी गामा यहाँ पे पहुँचे हैं भारत में समुद्री तट पे, तो यूरोप से आने का रास्ता किसने? पुर्तगालियों ने जाना। फिर ट्रेड शुरू हुआ अपना मसालों का। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इसमें जो केरल के लोग विभिन्न धर्म इनके क्या हैं देख लेते हैं। इस्लाम, यहूदी, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे वे चीनी जालों से हूबहू मिलते थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चीन के लोग भी यहाँ पे आते गए, मतलब ट्रेड के लिए। तो हमारी जो संस्कृति है वो हम कभी कभी देखते हैं ना कि कोई चीज़ हम कैप्चर कर लेते हैं किसी दूसरे की, ठीक है। उन्हें चीन वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो भी बर्तन इस्तेमाल करते हैं उससे चीना चट्टी कहते हैं, जिसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, ठीक है। केरल की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है
कि यहाँ पे ओणम नामक एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार में ओणम का एक विशेष आकर्षण है। यह एक नाव प्रतियोगिता है। ओणम कहाँ का है? तो ये केरल का है। ठीक है, अब थोड़ी हम लद्दाख की भी बात कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने बात कर लिया आपका कि वहाँ लोग क्या खाते हैं, मछली, सब्जी, चावल। अब लद्दाख के बारे में जानते हैं। देखिए, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय बर्फ़ से ढका होता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि वहाँ खेती की संभावना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ रेगिस्तान कह सकते हैं। रेगिस्तान का मतलब ये नहीं कि बालू है तो रेगिस्तान है। जहाँ कोई चीज़ उग नहीं पा रही है उसे रेगिस्तान बोलते हैं। तो जब बर्फ़ है तो कहाँ से कुछ उग पाएगी? कोई भी चीज़ उत्पादन नहीं हो पाएगा। पीने के पानी के लिए लोग जो बर्फ़ जमी होती है गर्मियों के महीने में उस पर निर्भर होते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी मिलती है। आप देखते होंगे ना, लोग बोलते हैं कश्मीरी शॉल क्यों? क्योंकि वो पश्मीना ऊन से बनाई जाती है। वो महंगी इसलिए होती है, लगभग उसको 6 मंथ लगते हैं एक शॉल को तैयार होने में, ऐसा कुछ है। ठीक है, पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़े सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। सबसे ज़्यादा पश्मीना शॉल कहाँ बुनी जाती है? कश्मीर में। ठीक है, यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार में कुछ गाय, बकरी और याक पाली जाती हैं। ठीक है, रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान है तो व्यापारी यहाँ नहीं आते हैं। लद्दाख में व्यापारी किस लिए? ऊन के लिए या एक रास्ता है उसके लिए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चे रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। जो लद्दाख का रास्ता था उसी के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का भी बहुत समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सांगा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ठीक है, पश्मीना शॉल के बारे में जान लिया। जो लोग बोलते हैं ना कश्मीरी शॉल। अब यहाँ पे बोले ना कि भूगोल से गहरा रिश्ता है। क्यों प्रभावित? भूगोल हमारे जो विविधता है उसको भी तो प्रभावित करता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। ठीक है, हर एक कदम के साथ हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं।
आप जिस सोसाइटी में रहते हैं आप देखते होंगे कि वहाँ अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। तो क्या हम उसका विरोध करते हैं? नहीं, हम एक दूसरे के साथ सहयोग से रहते हैं। हम उनके परंपराओं में, रीति रिवाज में, विवाह में हम शामिल होते हैं, ठीक है। आइए हम बात करते हैं विविधता में एकता ना। एक तरीके से कह सकते हैं कि निष्कर्ष के रूप में है विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाएं और पुरुष ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। डाइवर्सिटी हमारी जो है हमारी ताकत बन गई। हमने कभी विरोध नहीं किया कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे। हम सब ने मिल के मतलब हर जाति, हर धर्म के लोग जब अंग्रेजों का शासन था तो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं और उनकी काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह से उनका राज चलता रहेगा। जो अंग्रेज सोचे कि ये तो अलग अलग है, अलग अलग कास्ट, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो हम इसमें आराम से फूट डालो और राज करो की नीति अपना सकते हैं। लेकिन नहीं, लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। हम जलियांवाला बाग हत्याकांड भी देख सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो बात की गई वहाँ भी अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते थे। हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिलाएं, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई, उसमें भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हें एक भारतीय जन नाट्य संघ, ठीक है, कोई गीत की बात यहाँ पे की जा रही है, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हम ये चीज़ें देख सकते हैं ना कि हम सब साथ मिलके, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हम सब साथ मिलकर आगे बढ़े अपने देश के लिए, ठीक है। हमने जाति धर्म, इसलिए बोलता है ना कि विविधता में एकता है, इसका परिचय हमारे प्रस्तावना में हम एक झलक देखने को मिलती है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो जवाहरलाल नेहरू, भारत की खोज जो है, भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया। अनेकता में एकता का विचार, इंडिया इज अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। तो हमने आज पहली कक्षा में मैंने आज पहली क्लास में ये देखा, पहले पार्ट में विविधता के बारे में जाने कि हमारे जो भारत है उसमें इतनी विविधताएं क्यों है, इतने अलग अलग धर्म जाति के। देखिए जैसे ऐसा हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है 22 भाषाओं का, ठीक है। भाषाएं भी हमारी अलग अलग है, लगभग 3,000 या उससे ज़्यादा ही हमको लगता है कि भोजन के प्रकार हैं। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी, लेकिन फिर भी हम एक हैं, हम अपने आप को भिन्न नहीं समझते। ये हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है, ठीक है। ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करिएगा, बताइएगा। आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स करके फिर, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा
अब इस क्लास में सीरीज में चलता रहेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, और क्लासेस जो हैं कंटिन्यू आती रहेंगी, 6, 7 एंड सीरीज़ वाइज चलती रहेंगी। धन्यवाद।